2.5 साल किसी क्रिकेटर को भी दिए जाएं और वो मुसलसल परफॉर्म ना कर पा रहा हो तो उसको भी आप टीम से जो है वो बाहर निकाल देते हैं। तो मुआशी मैदान के अंदर रिफॉर्म इनिशिएटिव नहीं लिए जा सके और जो पुअर फिस्कल मैनेजमेंट है और कर्जों का बढ़ता हुआ दबाव है वो इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज के तौर पर उभर कर सामने आए। अकाउंटेबिलिटी, अगर आप ये कहें कि ये कोई बहुत ही आइडियल किस्म की अकाउंटेबिलिटी है वो तो नहीं है और अक्रॉस द बोर्ड हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर है और हम पाकिस्तान में रह के पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वाशिंगटन और लंदन में या यूरोप में पॉलिटिक्स नहीं हो रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 2.5 साल कारकर्दगी कैसी रही? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत की आधी मुद्दत पूरी हो चुकी है। इसी हवाले से हमने तज्ज़ियाकारों के सामने सवाल रखा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इन 2.5 सालों में कारकर्दगी कैसी रही? काफ़ी मेहनती नजर आए। किसी प्राइम मिनिस्टर को, थोड़े प्राइम मिनिस्टर हैं जो माजी में इतने एक्टिव नजर आए हैं कि सुबह से शाम तक हर इश्यूज़ के ऊपर, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, आपकी ट्री प्लांटेशन ड्राइव हो, आपकी दीगर जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर, वो हर एक मीटिंग को सुबह से शाम तक बैठे चेयर कर रहे थे। मुझे लगा कि इस मामले में वो बहुत एक्टिव है, लेकिन जो फ्लॉ नज़र आता है मुझे, ये मेरा ज़ाती राय है, और मुझे लगता है कि उनकी काबीना के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, उतने स्किल्स नहीं हैं जो मरकज़ के अंदर बैठकर एक हुकूमत को चलाने के लिए कार होती है। वो जो कहते हैं ना कि एक उनका बहुत बड़ा बुत था, वो हल्का सा उसमें दरारें तो आई हैं, जगह जगह पे दरारें आई हैं। मेरी अपनी ज़ाती नज़र में 2.5 साल बहुत होते हैं किसी के परफॉर्मेंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसे असेसमेंट करने के लिए। सो इन 2.5 सालों में ओवरऑल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उतनी पावरफुल परफॉर्मेंस नहीं दे सके। और हम ये भी देखते हैं कि 2.5 साल किसी क्रिकेटर को भी दिए जाएं और वो मुसलसल परफॉर्म ना कर पा रहा हो तो उसको भी आप टीम से जो है वो बाहर निकाल देते हैं। तो कंपेयर मैं करूँगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फर्स्ट टेन्योर से। दोनों में एक इत्तेफाक है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कभी भी वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले पॉलिटिकल सिस्टम का या पार्लिमानी सिस्टम का हिस्सा नहीं रहे। तो कम बेश वही सूरत है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की थी। 2.5 साल के बाद उनको अब चीज़ें कुछ समझ आ रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनको कोई ब्रीफिंग दे तो वो आँखें बंद करके उस पर एतबार कर लेंगे, अब नहीं है। अब उसमें चीज़ें हो रही हैं चेंज और उसमें बेहतरी भी आ रही है। इब्तदाई तौर पर इनके जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे असद उमर, उन्होंने 2 फिस्कल मेयर्स के बिल कौमी असम्बली में पेश किए। दोनों में कोई बड़ा रिफॉर्म इनिशिएटिव वो नहीं ले सके। उसका नुकसान ये हुआ कि पहले साल ही इनके आते साथ ही पाकिस्तान को तकरीबन 600 अरब रुपये टैक्स रेवेन्यू का शॉर्टफॉल हो गया, बजट डेफिसिट बहुत बढ़ गया, कर्जे बढ़ना शुरू हो गए। फिर एक मजबूरी के आलम में आपके रिजर्व्स खत्म हो रहे थे, तो आप दबाव के नीचे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ एक प्रोग्राम फाइनलाइज किया और उसकी अप फ्रंट कंडीशनलिटीज ऐसी थी कि रुपए को आप मार्केट बेस ले जाएं, जिससे रुपए के अंदर हमने देखा कि कभी 170 तक पहुंच जाता था, कभी 160 पे आ गया। ये जो पुअर मैनेजमेंट थी फॉरेन एक्सचेंज की, उसके नतीजे में हमारे यहाँ जो कर्ज़ों का दबाव था वो भी बढ़ गया। तो मुआशी मैदान के अंदर रिफॉर्म इनिशिएटिव नहीं लिए जा सके और जो पुअर फिस्कल मैनेजमेंट है और कर्ज़ों का बढ़ता हुआ दबाव है वो इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज के तौर पर उभर कर सामने आया। और डिमांड मैनेजमेंट जब की गई तो फिर उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान में ग्रोथ रेट जो थी बिल्कुल फ्लैट हो गई, पिछले साल तो नेगेटिव हो गई। और जब ग्रोथ रेट इतनी नीचे चले जाए पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ हर साल आपको सिर्फ 3-4% ग्रोथ चाहिए, जो नई लेबर फोर्स के अंदर नए नौजवान शामिल हो रहे हैं उनको रोज़गार देने के लिए, तो आप माइनस में हो तो इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। ये तो इक़्तिसादी मामला है। इस वक्त इकॉनमी की सिचुएशन एक गरीब इंसान के लिए बहुत बुरी है। जब तक उसको बिजली गैस के बिलों में रिलीफ नहीं मिलता, उसको सेहत की सहूलियात में रिलीफ नहीं मिलता, उसे अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीसेस अदा करने में रिलीफ नहीं मिलता, उसके पास बचत नहीं होती। इस वक्त आमदन बहुत कम घटती जा रही है, ख़र्च बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इकॉनमी पे 2.5 साल दे हैव बीन बैड। मैं माहिर मईशत नहीं, लेकिन जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें बेहतरी हो रही है। मसलन स्टॉक एक्सचेंज स्टेबल जा रही है, बल्कि बहुत अच्छी जा रही है और पिछले 16 साल का रिकॉर्ड उसने बीट किया और 1 बिलियन शेयर्स के सौदे हुए एक ही दिन में। उसके बाद अगर आप देखें एक्सपोर्ट बढ़ गई हैं, इंपोर्ट कम हुई हैं। फिर एक और जो एज हासिल हुआ मौजूदा गवर्नमेंट को वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी
डिजिटल अकाउंट्स जो खोले गए उसमें मुसलसल 5-6 माह हैं $2 बिलियन प्लस का उसमें ज़र मुबादला आ रहा है। तो अगर आप ज़रा अपर लेवल पे जाएंगे, अपर क्लास की तरफ जाएंगे, उनको देखेंगे तो बहुत अच्छे आपको कुछ साइन नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप जाएंगे नीचे, महंगाई को कंट्रोल करने में हुकूमत कामयाब रही, बिल्कुल नहीं रही। तो खाजा मूड में इस अरसे में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। एक तो कश्मीर के ऊपर जो इंडिया ने काम किया कि वो इलाका जो एक यूएन रेजोल्यूशन के तहत उसका एक स्टेटस अभी डिटर्मिन होना बाकी था, उसको उसने हड़प कर लिया। और दूसरा हमारे फॉरेन मिनिस्टर के एक बयान की वजह से जो सऊदी अरब और यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात के अंदर थोड़ी सी मुखासमत आ गई। दो उसके अंदर पहलू हैं। एक तो ये है कि यूएस फॉरेन पॉलिसी का रोल कितना है। यूएस फॉरेन पॉलिसी का इस अरसे में ट्रंप इंतजामिया के नीचे रोल ये था कि मुसलमान ममालिक में इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दें। तो उसके ऊपर एक दबाव वाली पूरी लहर चल रही थी जो हमने मिडल ईस्टर्न कंट्री पर भी देखी और दीगर मुस्लिम ममालिक पर भी देखी। तो इंडिया टिल्ट बहुत ज़्यादा था वाशिंगटन का। तो ये इन चीज़ों को सामने रखें तो उसको सामने रखते हुए हमें अपनी जो पॉलिसी साझी करनी थी उसमें एक चीज़ जो बेहतर हो सकती थी वो ये थे कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनसे मिलकर बेहतर तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रखें। जैसे फैटफ के इशूज़ हैं, तो फैटफ के इशूज़ के अंदर एक मौके के ऊपर तो हमें सऊदी अरब ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो ये एक ऐसी खामी थी जो खुलकर सामने आई और मेरा ख्याल में हमने अच्छे इकदाम किए ये अपने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। ये जो लेन देन है बैंकों के ज़रिए और दीगर करेंसी मार्केट के ज़रिए अच्छे इकदाम, अच्छे रिफॉर्म करने की, इसके बावजूद दुनिया में सुनवाई नहीं हुई क्योंकि वाशिंगटन में और जो इंडियन लॉबी थी उसका प्रेशर ये था कि पाकिस्तान को अभी थोड़ा सा दबाव में रखें। वो दबाव का नतीजा ये हुआ कि हम ग्रे लिस्ट में रहे। हालांकि अच्छे इकदाम दिए गए, इस मामले में इनिशिएटिव लिए गए, लेकिन हम उससे बाहर नहीं निकल पाए। आई थिंक एक बम्पी शेकी रोड रहा था स्टार्ट में एक फॉरेन पॉलिसी के सिनेरियो के हवाले से कि उसकी डायरेक्शन क्या लेनी है। कन्फ्यूजन का शिकार थी गवर्नमेंट, लेकिन अब पिछले एक साल से कम अज़ कम मैं कहूँगी कि कुछ फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे गवर्नमेंट का हमें कुछ बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे पिछले एक साल में अगर कश्मीर के मामले को लिया जाए तो जिस तरह से 5 अगस्त 2019 के मामले को दुनिया भर में कश्मीर के मामले को उजागर किया गया है। पाकिस्तान का शिफ्ट था तुर्की की तरफ, मलेशिया की तरफ, उसमें भी जो अरब ममालिक हैं जो एक रवायती किस्म के इत्तेहादी हैं पाकिस्तान के थे, वो नाराज़ हुए और वो नाराज़ी अभी तक चल रही है। अगर हम दूसरी जानब जाएं, पाकिस्तान रशिया के ज़्यादा करीब गया, चाइना की तो बहुत ही, इसमें तो कोई राय नहीं है। उस पर फिर अमेरिका आपसे नाराज़ है और काफ़ी मुसलसल नाराज़ है और वो CPEC के मामले में चाइना के साथ बहुत ज़्यादा कुर्बत के मामले में वो उस पर एतराज़ उठाता रहता है, डायरेक्ट भी उठाता है, इनडायरेक्ट भी उठाता है। तो अभी तक पाकिस्तान जो है मौजूदा गवर्नमेंट उसको रेजिस्ट कर रही है और लगता है ऐसा ही है जो आवाज़ें उठ रही हैं कि उसमें अभी तक पाकिस्तान या इमरान हुकूमत मुकम्मल तौर पे वो ख्वाहिशात या फरमाइशें पूरी नहीं कर रही जो कि बाहर से आ रही हैं। तो इसलिए 2.5 साल में मैं यही कहूँगा कि तकसीम रही है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और किसी एक हमारे तमाम जो अंडे हैं किसी एक बास्केट में नहीं है। अलबत्ता मफादात पे चल रहा है मामला और जिन जिन मुल्कों के साथ हमारे मफादात हैं उनके हम ज़्यादा करीब हैं और जो थोड़े से हट रहे हैं उनसे हम दूर हो रहे हैं। पार्टी का एक मेजर मैनिफेस्टो का स्लोगन था अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी के स्लोगन के अंदर मुझे लगता है कि किसी हद तक शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके अंदर कैद होकर रह गई है। जो अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ाम थे कि उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया, उससे ये बाहर नहीं निकल सके उस नारे के अंदर से। बहुत सारे सियासी मुखालफिन के ऊपर जो नैब ने इक़दाम उठाए वो उनको पकड़ के अंदर तो उन्होंने बंद कर दिया, ये तो काम हुआ, लेकिन क्या ट्रांसपेरेंटली उन इल्ज़ामात की तस्दीक किसी सुपीरियर कोर्ट से अभी तक हो पाए? तो हाई प्रोफाइल जितने करप्शन केसेस हैं या तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आगे अपील में या वो लोग बरी हो गए और ख्वाजा साहब रफीक कई माह जेल के अंदर रहे।
اس کے اوپر جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اگر وہ پڑھیں تو باقاعدہ چارج شیٹ ہے وہ نیب کے خلاف. نواز شریف کے خلاف کیسز میں معاملات اپیل پہ پڑے ہوئے ہیں. زرداری صاحب کو ریلیف ملتا چلا جا رہا ہے, کوئی چیز ابھی تک ثابت نہیں ہو رہی. جس بندے کو نیب پکڑتی ہے اس کو مہینوں بعد جو ہے ریلیز کرنا پڑ جاتا ہے. سو آئی تھنک احتساب کا بیانیہ تو بہت بری طرح سے ان 2.5 سالوں میں نہ صرف ناکام ہوا ہے بلکہ ایکسپوز بھی ہوا ہے. اور اب اس بیانیے کے جو متبادل یا اس کے جو مخالف سوالات ہیں یا اس کے بیانیے کے جو مخالف بیانیہ ہے اس کو زیادہ تقویت مل رہی ہے. اکاؤنٹیبلٹی اگر آپ یہ کہیں کہ جی کوئی بہت ہی آئیڈیل قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ تو نہیں ہے, اور اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے بالکل نہیں ہو رہی. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے اور ہم پاکستان میں رہ کے پالیٹکس کر رہے ہیں, اور واشنگٹن اور لندن میں یا یورپ میں پالیٹکس نہیں ہو رہی. تو یہاں پہ یہی ہے کہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے ظاہر ہے اس کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی اس طرح سے, اور اس کی باری آتی ہے جب وہ اپوزیشن میں چلی جائے. پچھلے اگر آپ 20 سال کا جائزہ لیں بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں 88 سے, تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو مسلم لیگ نواز کا محاسبہ ہوتا تھا, مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ آتی ہے تو پیپلز پارٹی کا محاسبہ ہوتا تھا. تو پی ٹی آئی کا میرا خیال ہے کہ اگر اس دور میں کچھ ہو رہا ہے تو وہ فائلیں ضرور تیار ہو رہی ہیں, اور اس وقت کا انتظار یقیناً ادارے کریں گے جب یہ پاور سے ہٹ جائیں گے, ان کے پاس پاور نہیں ہوگی, اقتدار نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے یہ چل رہا ہے, اور اپوزیشن کی بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ جیسے ماضی میں تھا اب بھی ہے.